कार सबसे पहले तो मैं संजय सर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं हिंदी भाषा को यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ। और मेरा मुख्य उद्देश्य है इससे यही है कि हमारी हिंदी को राष्ट्र नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी दर्जा मिले। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल है और मैं यदुवंशी डिग्री कॉलेज नारनौल का छात्र हूँ। आज हम इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में एक कविता प्रतियोगिता है उसमें भाग लेने के लिए आए हैं ताकि हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्र लेवल पे नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी पहचान मिल सके। इस स्थान पर आशा यदुवंशी डिग्री कॉलेज नारनौल में आशा मानसी यदुवंशी डिग्री कॉलेज से आशा। हिंदी भाषा को मिले राष्ट्रीय भाषा का दर्जा। संजय सर के दिशा निर्देशन में यदुवंशी डिग्री कॉलेज की छात्रा आशा, मनीषा, प्रिया व छात्र राहुल बोरा पहुंचे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी। आशा बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा ने 2047 तक विकसित भारत में नवयुवकों की भूमिका विषय निबंध पर व्याख्यान प्रस्तुत कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय कुल सचिव द्वारा मोमेंटो व प्रस्तुति पत्र से सम्मानित किया गया। साथ में संजय सर को भी प्रस्तुति पत्र देकर कुल सचिव ने सम्मानित किया। राव बहादुर सिंह ने हिंदी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानाचार्य बजरंग लाल ने कहा कि यदुवंशी हब पहले भी श्रेष्ठ था और अब भी है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आगे भी रहेगा। उप प्राचार्य सोनल यादव का कहना है कि हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डिग्री कॉलेज नारनौल ने अपना परचम लहराया है। वही डॉक्टर प्रदीप यादव ने कहा कि शिक्षा के साथ प्रत्येक सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के साथ खेल कूद प्रतियोगिताओं में हमेशा से यदुवंशी डिग्री कॉलेज आगे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है। मैं यदुवंशी डिग्री कॉलेज नारनौल से यहाँ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में एक पोयम की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है इससे यही है कि हमारी हिंदी को राष्ट्र नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी दर्जा मिले। धन्यवाद। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं संजय सर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं हिंदी भाषा को यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ और सबको ये बता सकती हूँ कि किस तरीके से हमें हिंदी भाषा के महत्व तक को आगे बढ़ाना चाहिए और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाना चाहिए। मेरा नाम आशा है और आज मैं यहाँ एक कंपटीशन के अंदर मौजूद हूँ जिसमें हमें विकसित भारत, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक योजना है जिसमें हमें अपने भारत को विकसित बनाना है, उसके लिए कंपटीशन में पार्ट लेने आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप हिंदी भाषा के महत्व को समझेंगे और हिंदी भाषा को अपने जीवन में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल है और मैं यदुवंशी डिग्री कॉलेज नारनौल का छात्र हूँ। आज हम इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में एक कविता प्रतियोगिता है उसमें भाग लेने के लिए आए हैं ताकि हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्र लेवल पे नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी पहचान मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। मैं यदुवंशी डिग्री कॉलेज नारनौल की तरफ से आईएचयू मीरपुर में भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उपस्थित हुई हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारी राज्य भाषा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुँचाने का। धन्यवाद। सबसे पहले उनको बधाई देता हूँ, डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर भारती और उनकी टीम जो इन्वॉल्व रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जो हमारे जो कॉलेज से जितने भी सहभागी आए 58 पार्टिसिपेंट्स विभिन्न कॉलेजों से आए, के साथ साथ उनके कॉन्टिजेंट इंचार्ज, और आपके बगैर तो ये संभव हो ही नहीं सकता था। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और विश्वविद्यालय में आपका स्वागत, अभिनंदन भी करता हूं मैं कि आप विश्वविद्यालय में आए और विश्वविद्यालय को आप सबसे बढ़ाएंगे। और हमारे जितने भी विनर हैं, सब पोजीशन 1, 2, 3 ये डिफरेंशिएट है, पर सभी एक बराबर के लेवल के बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो अपने में कंपटीशन की भावना रहनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति जेलसी ना हो, पॉजिटिव रखें। उसको अब मिला है, थर्ड मिला तो मैं आके फर्स्ट पे आऊँ, ये ना कि उसको फर्स्ट क्यों मिला। तो कंपटीशन की भावना एक हेल्दी वे में होनी चाहिए। तो ये एक जो पार्टिसिपेंट इस तरह के प्रोग्राम में, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मैं समझता हूँ कि बच्चों में इस तरह की भावना पहले से ही विकसित है। और इसके अलावा जो जजेज हैं हमारे साथ आए और सुधीर के बाद तो मुझे बहुत दिनों के बाद सुनने को मिली है
तो सुधीर है, निखिल है, प्रियंका है, इन सभी का भी जो इन्होंने इतना टाइम विश्वविद्यालय के लिए लगाया, आप लोगों के लिए जजमेंट के लिए इन्होंने टाइम डिवोट किया, तो इसके लिए मैं इनको भी साधुवाद और इनको भी मैं बधाई देता हूँ। और डॉक्टर तेज सिंह जो मैं तो कहता हूँ इस बिल्डिंग के पिता भाई शुरू से यहाँ जुड़े हुए हैं, तो इनकी प्रेरणा से भी ये कार्यक्रम भी कर पाते हैं। तो इनके पास बीन कॉलेज का चार्ज भी है, इसके अलावा आपके पास रजिस्ट्रार का भी चार्ज है। और स्टेज कंडक्ट किया बेटे ने लक्ष्य से, इसको भी मैं बधाई देता हूँ। इसी तरह बच्चे सीखते हैं और ये एनएसएस ने जो प्रोग्राम शुरू किया कि सभी काम बच्चों से करवाए, एक बड़ी अच्छी पहल है और इसे बच्चे सीखेंगे ही। और एनएसएस के बारे में आप जानते ही हैं, इसकी तो बात शुरू आज सुबह से ही हो रही है। एनएसएस के जो इंडक्शन प्रोग्राम में भी ऑलरेडी हो चुकी है, इसके बारे में ज़्यादा बिना बोलते हुए पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आप आए और एनएसएस हिंदी डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी की साहित्यिक परिषद इसके जो मेंबर्स हैं और एनएसएस के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और जो प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर भारती और डॉक्टर जागीर नागर हिंदी से हैं, तो इन्होंने जो मिलकर कार्यक्रम किया, इनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। दूसरे स्थान पर आशा यदुवंशी डिग्री कॉलेज नारनौल से आशा ऑनर्स सेकंड ईयर आई मानसी, यदुवंशी डिग्री कॉलेज से आशा मानसी। सचिव द्वारा आशा व संजय सर को सम्मान इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में। वो जन जन के मन में प्रवाहित देशभक्ति का सम्मान, वो जन जन के मन में प्रवाहित देशभक्ति का सम्मान बने अखंड आर्यवर्त हमारे देश की पहचान, बने अखंड आर्यवर्त हमारे देश की पहचान। सोने की चिड़िया नहीं, जी हाँ सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बने हिंदुस्तान, सोने का बाज बने हिंदुस्तान। आदरणीय निष्पक्ष निर्णायक मंडल एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सबके समक्ष विकसित भारत में युवाओं की भूमिका को लेकर आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महोदय, सबसे पहले मैं विषय के अर्थ को आप सभी को बतलाना चाहती हूँ। विकसित भारत, आखिर क्या है विकसित भारत? हमारा वो भारत जिसमें जो कि आर्थिक हर तरह से सशक्त हो, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चालू हो और शिक्षा गरीबी का जड़ से अंत हो, एवं कोई भी व्यक्ति खुद को दूसरे व्यक्ति से नैतिक आर्थिक किसी भी तरीके से अलग थलग महसूस ना करे। महोदय, हमारे प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी ने कहा था, अगर हमारे पास 100 ऊर्जावान युवा भी हों तो किसी भी देश की दशा व दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। महोदय, हमारे पास तो 60 करोड़ युवा हैं, तो हम अपने देश का नक्शा क्यों नहीं बदल सकते? इसी के साथ मैं अपने युवाओं से निवेदन करूंगी कि अपने अंदर की काबिलियत को पहचाने। जिस युवा को धर्म में रुचि हो वो अध्यात्म का प्रचार करे, जिस युवा को धर्म में रुचि हो वो अध्यात्म का प्रचार करे, जिसको शास्त्रों में रुचि हो वो युवा सरोजिनी नायडू की तरह विदेश में हमारी संस्कृति का प्रचार करे। महोदय, जब मैं विकसित भारत की बात करती हूँ तो मुझे हमारे प्राचीन शिक्षा प्रणाली की याद आती है एवं गुरु शिष्य की जो श्रेणी होती थी वो याद आती है। पहले के समय में शिक्षक गुरु को भगवान का दर्जा देते थे,
और मैं अपितु सभी समक्ष युवाओं से ये निवेदन करना चाहूंगी कि जो गुरु शिष्य की परंपरा है उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, युवा आखिर कौन है युवा? क्या 20 से 35 वर्ष के युवक युवतियां ही युवा हैं? जी नहीं, युवा है वो हर एक व्यक्ति जिसके अंदर राष्ट्रहित की भावना है, जिसके मन में देश के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना है, जिसके अंदर लग्न है, जज्बा है, विश्वास है, वो हर एक व्यक्ति युवा है, चाहे वो किसी भी उम्र का ना हो। युवा और राष्ट्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक कमजोर पड़ जाए तो दूसरा निसहाय हो जाता है। महोदय, अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या एक 11 वर्ष का बच्चा जो कि हमारे पर्यावरण को बचाना चाहे, क्या हम उसे युवा की श्रेणी में नहीं ला सकते? क्योंकि वो हमारे देश को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रहा है। महोदय, एक हमारी पुरानी जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें एक कहावत थी और आज मैं उसी को दोहराना चाहती हूँ। एक बार फिर से मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहती हूँ। अगर चित्रकार चाहे तो वो स्याही से तस्वीर बदल सकता है, चित्रकार अगर चाहे तो वो स्याही से तस्वीर बदल सकता है, और अगर युवा जागरूक हो जाए तो वो एक देश की तकदीर बदल सकता है। उसी तरह विकसित भारत की कल्पना करना सबसे उत्तम है। अगर हम विकसित भारत की बात करें तो बहुत से प्रमुख पहलू हैं, जैसे कि हमारा युवा कौशल हो, सुसज्जित हो हर प्रकार की स्किल में, जिसके लिए भारत सरकार ने स्किल्स इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि प्रोग्राम चलाए हैं। एवं जो भी औद्योगिकरण है, जो भी लघु उद्योग है, उनमें विकास हो, जिससे कि हर युवा को रोजगार मिले। तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि हमें युवाओं की रगों में बहता लघु चाहिए। हमें उसमें पानी नहीं चाहिए। हमें चाहिए माँ दुर्गा, रानी लक्ष्मीबाई जैसी नारी। हमें शीला और मुन्नी की जवानी नहीं चाहिए। इसके बाद टीम कोड जे के प्रतिभागी तैयार है। टीम कोड जे, अभी हमारे बीच टीम कोड आई के प्रतिभागी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना। नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल, अन्य अध्यापकगण एवं मेरे बहन और भाई, आज जो हमारे पास भाषण के लिए टॉपिक है वह है विकसित भारत, और इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो कि है 2047। इसकी समय सीमा निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण कारण है, यह एक प्रण है जिसे हमें संपूर्ण रूप से पूर्ण करना है। 2047 तक हमें अपने भारत को एक ऐसा विकसित देश बनाना है जैसे अमेरिका, चाइना, रूस आदि देश हैं। अगर हम बात करें चाइना जैसे देशों की, तो इनका विकसित होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने बड़ी ही जल्दी और बड़ी ही सफलतापूर्वक विकसित होकर ये साबित कर दिया है कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। ऐसा ही कुछ भारत में होना चाहिए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है युवाओं का। युवा, आखिर कौन है युवा? युवा वो जो घर बैठे अपने ही देश की आलोचना करता है, या युवा वो जो तन मन धन से इसको समर्पित है। हमारे कार्य, हमारी योजनाएं,
जो सिर्फ अपने देश को विकासशील बनाने के लिए हैं, या वो जो सिर्फ बिना कुछ किए, बिना कोई कारण अपने योगदान दिए घर बैठे बैठे ये बोलता है कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया, उस सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर करना है तो तुम भी आगे आके कुछ भी कर सकते हो। ऐसा किसी पे बाध्य रूप नहीं है कि यही व्यक्ति इस देश को आगे लेके जाएगा। युवावस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे सामने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोचने समझने की जो क्षमता है वो हमारे पास अत्यधिक होती है। लेकिन आज हमारे भारत में क्या हो रहा है? युवावस्था में लोग इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली, यूपी, मुंबई, इन जैसे देश अपने राज्यों की, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो रेप केसेस के सामने आ गए हैं। कोई किडनैप हो रहा है, न जाने कैसी कैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो युवावस्था द्वारा अत्यधिक प्रयोग की जा रही है। ड्रग्स केसेस, इन सारी चीजों में हम बहुत अच्छे से अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन असलियत में जहां पे हमारा योगदान देना चाहिए वहां तो हम दे ही नहीं रहे हैं। और ये गुजारिश करते हैं कि सामने वाला हमारे लिए कुछ करेगा। अरे कोई दूसरा देश आके हमारी सुरक्षा और हमारी रक्षा कैसे करेगा? क्यों अमेरिका आएगा? क्यों रूस आएगा? क्यों चाइना आएगा? जब हम खुद हमारी रक्षा करने के काबिल हैं तो हमें करना चाहिए। हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण तत्व आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो तत्व है यहाँ पर, जो इन भारत को एक विकासशील देश की श्रेणी में अभी भी बनाए रखे हुए है, वो है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी कैसे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि रोजगार ऐसा चुनो कि जिसमें तुम लोगों को रोजगार देने योग्य बनो। ऐसा नहीं कि तुम्हें भागना पड़े कि हमें यहाँ काम दे दो, हमें यहाँ काम दे दो। तुम्हारे अंदर खुद वो क्षमता है कि तुम किसी भी कार्य में अपना संपूर्ण योगदान दे सकते हो। तुम खुद चीजों को आगे जाके संभाल सकते हो, समझ सकते हो। तो बेरोजगारी को हटाने का सबसे सटीक तरीका जो है युवाओं के बीच, वो यही है कि तुम ये ना सोचो कि तुम्हारे लिए काम छोटा है या बड़ा है। कार्य कार्य होता है, सच्ची निष्ठा से उस कार्य को निभाओ। और देखो किस तरीके से अपने देश की बेरोजगारी हम अपने हाथों से खत्म कर सकते हैं। क्यों हम किसी और के ऊपर निर्भर करेंगे? दूसरा, महिला सशक्तिकरण। आज भी किसी कार्य को करने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि ये काम लड़का बेहतर कर सकता है या लड़की बेहतर कर सकती है। महोदय, आखिर क्यों? इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी जब दोनों समान है तो हमें क्यों सोचना पड़ता है कि आर्मी का काम करने के लिए लड़का बेहतर होगा और घर का काम करने के लिए लड़की बेहतर होगी? जब दोनों ही एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं तो ये चीज हमें आगे लेके आनी चाहिए। तीसरी चीज के बारे में मैं जो बात करूंगी वो होगा उद्योग। आयात और निर्यात के जो हमारे पास कार्य हैं, हम अपने ही देश के जो सामान है उसको बेचने में शर्माते हैं। छोटी छोटी दुकानों से सामान जो बनते हैं उसे लेने में शर्माते हैं। वही सामान अगर हम चाइना से देखें, चाइना से, तो हम उसको लेने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। बिल्कुल कम पैसों के दामों में हमें जब वो उपलब्ध हो जाते हैं तो हमें ये लगता है कि इससे बेहतर कुछ है ही नहीं, जबकि वही एक जैसी चीजें हम अपने देश में बना सकते हैं। तो हमें इन तत्वों को समझना होगा और इन तत्वों के ऊपर कार्य करने होंगे। और ये कार्य और कोई नहीं करने आएगा, हमें ही करने होंगे, क्योंकि हमारा देश है, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ जीते हैं। ये यौवन अवस्था ऐसे ही चली जाएगी और जरूरी नहीं है कि आप बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो तभी आप अपने देश के लिए कुछ करें। हर कोई हर तरीके से अपने देश को संभालने में परिपूर्ण है। बस उस चीज को समझने की जरूरत है जो आज हम इसके माध्यम से समझाना चाहते हैं कि हमारा देश हमारी जिम्मेदारी है, कोई और इस जिम्मेदारी को निभाने नहीं आएगा। धन्यवाद। आज मैं मेरी कविता के साथ कुछ सवाल लेके आया हूं जो हमारे समाज के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, तो कृपया गौर से सुनिएगा। मेरी कविता है, उसका शीर्षक है नारी आओ बोलो। वर्षों से जो बंद पड़े हैं उन नैनों को खोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। अब तक जो पुरखों के पीछे, अब तक जो पुरखों के पीछे, अब तक जो मरघट के पीछे, अब तक जो घूंघट के पीछे धागत ही है अपने मुख को छोड़ के पर्दे बोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। पहला प्रश्न करो तुम माताओं से जाके जो रोई पुत्री होने पर और हंसी पुत्र को पाते, कि पहला प्रश्न करो
उन माताओं से जाके जो रोई पुत्री होने पर और हंसी पुत्र को पाके। नारी होकर नारी को ही छोटा समझा सबने, नारी होकर नारी ही क्यों लगी तैको चुभने। भेद किया ना रब ने तो भेद किया क्यों तुमने, कि भेद किया क्यों तुमने, कि भेद किया क्यों तुमने, जब ना भेद किया था रब ने। दोनों को ही नंगा भेज दिया था कुदरत ने, दोनों को ही तो नंगा भेज दिया था कुदरत ने। दूध मांगते पुत्र तो ना हम रक्त तुम्हारा पीती, दोनों के आहार एक से हम यूं ही जीती, दोनों के आहार एक से हम भी यूं ही जीती। पूछो बेटे से ज्यादा हम भी चाहती क्या, ममता और आंचल के अलावा हम भी मांगती क्या। पूछो जाके उनसे जिन भेद किया शिक्षा में, कि पूछो जाके उनसे जिनने भेद किया शिक्षा में, लड़की को चूल्हे पर भेजा लड़के को कक्षा में। पूछो जाकर उनसे भी जिनने दोनों को पढ़वाया, लेकिन घर में घर का काम लड़की से करवाया, लेकिन घर में घर का काम लड़की से करवाया। नर को दी आजादी उतनी नारी को क्यों दीना, कि नर को दी आजादी उतनी नारी को क्यों दीना। क्यों दोनों को ही एक सा रहकर ना सिखाया जीना, क्यों दोनों को एक सा ही रहकर सिखाया ना जीना। लोग कहेंगे क्या, कि लोग कहेंगे क्या इसका शिकार बनी क्यों ना की, क्यों नारी पर ही थोपी लज्जा की ये बातें सारी, क्यों नारी पर ही थोपी ये लज्जा की बातें सारी। प्रश्न करो सारे सभी बातों को नापो तोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। अगला प्रश्न करो आगे बढ़कर सारे धर्मों से, कुतर्कों को तोड़ो अपने संयमबद्ध तर्कों से। पूछो सबसे नारी को आका था कम किस कारण, क्यों सब ग्रंथों में लगती है नारी मात्र भिखारण, क्यों सब ग्रंथों में लगती है नारी मात्र भिखारण। वर्षों से एक चित्र खड़ा है, वर्षों से एक चित्र खड़ा है विष्णु और लक्ष्मी का, पैर दबाती पत्नी और देखो आराम पति का। अनुचित है ये कहे नहीं, कि अनुचित है ये कहे नहीं तो और भला क्या बोले। क्या हम भी आग बंद करें और इन्हीं के साथ बोले, क्या हम भी आग बंद करें और इन्हीं के साथ बोले। और ये लास्ट पंक्ति मेरी सभी बहनों के लिए, कि अंतिम प्रश्न करो खुद से, अंतिम प्रश्न करो खुद से कि किसके साथ खड़ी हो, अपने पथ पर हो या मर्दों के पथ पर चली हो। और शिव के 3 नयन सोने दो, कि शिव के 3 नयन सोने दो, अपने दो तो बोलो, नारी आओ बोलो।